पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 21 फरवरी 2023 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यह चलाई जा रही है और यह राष्ट्रीय स्तर पे ये कोशिश की जा रही है कि इस देश के ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों को जो लोकतंत्र का नींव है, लोकतंत्र की जो आधारशिला है, आज उस पर लगातार पिछले 3 दशक से डाका डालने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश से इस देश के बहुसंख्य ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को लगातार खत्म करने की साजिशें की जा रही है। इसको एक्सपोज करने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए और समाज को इन मुद्दों पर जागृत करने के लिए और जागृत करके इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को संगठित करके इस व्यवस्था को भारत से परमानेंट यानी स्थायी तौर पे परिवर्तित करने के लिए राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आज के तारीख में इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को और इस देश के एकता और अखंडता को खंडित करने के लिए, समाप्त करने के लिए मनुवादियों का एक अहम हथियार बन चुका है। और यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 3.5% मनुवादियों को और उनके राजनीतिक दलों को भारत में लाने की क्यों जरूरत पड़ी। भारत में हम सीधे तौर पे अगर कहें तो भारत में कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो इस देश में जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में थे, इस देश के मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, निरंतर जद्दोजहद कर रहे थे। हर मोर्चे पे इस देश के मूल निवासी बहुजनों की हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद एक लंबा स्पेस बना, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भारत के राज्यों में अलग अलग समय पे महापुरुषों का उदय हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, बिहार में भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, शिवदयाल चौरसिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसी बीच में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने बामसेफ की स्थापना की, उन्होंने इस देश के मूल निवासी बहुजनों को जगाने का और संगठित करने का संकल्प लिया, गृह त्याग किया और गृह त्याग करके इस खंड खंड में बांटे गए हजारों जाति के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, बहुजन समाज बनाने की संकल्पना और सिद्धांत को लेकर समाज में निरंतर फूले साहू अम्बेडकर के विचारधारा के आधार पे समाज को जोड़ने के लिए एक महाअभियान चलाया। और इस महाअभियान से जब समाज में बड़े पैमाने पे जागृति बढ़ने लगी, बड़े पैमाने पे इस समाज के अंदर चेतना आने लगी और उस चेतना को देखकर इस देश के 3.5% मनुवादियों की चिंता बढ़ने लगी और उनके जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने चिंतन मंथन करना शुरू किया कि अगर इसी तरह से मूल निवासी बहुजनों में जागृति बढ़ती रही तो दिन दूर नहीं कि हम गांव का वार्ड मेंबर भी अपने संख्या बल के आधार पे चुनकर नहीं आ सकते। इसलिए उन्होंने, जब बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 नाम का संगठन बनाया और 1981 में हरियाणा से उन्होंने चुनाव लड़ा, डोर टू डोर कैंपेन करते समय उन्होंने उस समय कांग्रेस और बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये ऐलान किया बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने, तो मनुवादियों के एंटीना खड़े हो गए।
वो चौकस हो गए, चौकन्ने हो गए कि ये जो बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब बात कर रहे हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बात जिस दिन 85% के लोगों को समझ में आ जाएगी और समझ में आने के बाद इस सिद्धांत पर जब 85% मूल्यवासी बहुजन समाज चलना शुरू कर देगा तो हम मनुवादी पार्टियों के अकाउंट परमानेंट बंद हो जाएंगे। परमानेंट मनुवादी पार्टियों के भारत की राजनीति में अकाउंट बंद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने 1981 में ये नारा दिया बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने। 1982 में ही कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर भारत में ईवीएम लाया। 1982 में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर भारत में ईवीएम लाया और जिस समाज को जागृत करके शासक करती जमात में तब्दील करना चाहते थे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, उस चेतना को और उस सिद्धांत को उन्होंने काउंटर करते हुए कहा कि ईवीएम हमारा, वोट तुम्हारा, खूब चलेगा खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम न डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा वोट किधर जाएगा। तो इस तरह से जो बहुजनों के अंदर मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन और उसके बढ़ते हुए प्रभाव से वोट के अधिकारों के प्रति जो चेतना आ रही थी, वोट का किस जगह इस्तेमाल करे, कैसे इस्तेमाल करे, ये सोच पैदा हो रही थी। इस सोच को काउंटर करने के लिए उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया और आज के तारीख में पिछले 3 दशक से लगातार ईवीएम का इस्तेमाल करके, ईवीएम में घोटाले करके, ईवीएम के जरिए इस देश के मूल्यवासी बहुजनों के वोटों की चोरी करके, डाका डाल के मनुवादी पार्टियां सत्ता में जा रही है। इनके पास और कोई दूसरा आधार नहीं है, इनके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए आज के तारीख में इस देश के मूल्यवासी बहुजनों के वोटों पर डाका डालने के लिए इन्होंने ईवीएम नाम का हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। आज दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिकल कंट्री हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उन लोकतांत्रिक देशों की अगर हम बात करें तो मात्र भारत सहित 11 देश ही है जहां ईवीएम मशीन आज के तारीख में इस्तेमाल होती है। बाकी दुनिया के किसी भी देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, जहां संविधान लागू है, वहां आज के तारीख में ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती है। या तो इस्तेमाल करते थे, उन्होंने पाबंदी लगा दी। 2006 में नीदरलैंड ने पाबंदी लगाई। 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जर्मनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डेमोक्रेसी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है, इससे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन नहीं हो सकता है। और जो मताधिकारी है यानी वोटर है, उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती और इसमें वेरीफाई करने का सिद्धांत नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बैन कर दिया 2009 में। अभी हाल के दिनों में भारत से सटा हुआ भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश ने 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह से उन्होंने बैन किया। तो दुनिया के टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ लोग दलील देते हैं, जो मनुवादी लोग हैं और मनुवादी इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर की संगति में है, उनकी भी मति भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। ऐसे लोग ये कहते हैं कि आज दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया मंगल पे पहुंच गई, दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जाने की बात कर रहे हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रही है और आप जो है पीछे कागज पर जा रहे हैं, बैलेट पेपर पे जा रहे हैं। साथियों, दुनिया के टेक्नोलॉजी के मामले में जो दलीलें कुतर्क देने की बात भारत में खास तौर से लोकतंत्र को बचाने और उसे जिंदा रखने के लिए और लोकतंत्र में नागरिकों के जो वोट के अधिकार है उसे अस्तित्व में बनाए रखने के लिए जिस तरह की दलीलें दी जाती है, अगर हम उसकी बात करें तो आज अमेरिका
जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन कंट्री की बात करें, जापान की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, तुर्की की बात करें, टेक्नोलॉजी के मामले में भारत से कई गुना आगे है। तकनीकी क्षेत्र में भारत से कई गुना आगे है, लेकिन वो आज अपने यहां चुनाव की प्रक्रिया में, इलेक्शन में वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आज के तारीख में कुछ लोग ये भी दलील देते हैं कि इससे पर्यावरण को क्षति होगी, कागज बर्बाद होंगे, पेड़ पौधे और काटे जाएंगे, पर्यावरण को व्यापक स्तर पे नुकसान होगा। ऐसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, भारत में जितने एक दिन में अखबार यानी न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं, उन पब्लिश किए गए न्यूज़पेपर पर जितने कागज खर्च होते हैं, उसके आधे से भी कम कागज खर्च करके भारत का लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए और बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। तो इसलिए इस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन लोगों ने लाया जिनकी संख्या भारत में कम है। और दुनिया के अगर हम लोकतांत्रिक सिद्धांत की बात करें, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें, तो डेमोक्रेसी में नंबर्स ऑफ वोट जिनके अकाउंट में ज्यादा होंगे वो शासक होगा। जिसके अकाउंट में नंबर्स ऑफ वोट नहीं होंगे वो कभी भी शासक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस देश के जो बहुजन है, इस देश के जो बहुसंख्य है, उन्हें शासक बनने से रोकने के लिए लाया गया मनुवादियों का हथियार है। और माइक्रो लेवल की जो रेस है 3.5% यूरेशियन मनुवादियों की, उन्हें सत्ता में निरंतर बनाए रखने का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हथियार है। इसलिए इसे समाप्त करने की, इसे खत्म करने की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कोशिश की जा रही है। आप हर पंचवर्षीय जो है चुनाव में ये देखते हैं, हर 5 साल बाद के चुनाव में देखते हैं, जितने इलेक्शन होते हैं हर इलेक्शन में ये खबरें सुनने और देखने और जानने को मिलती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कभी होटल में पकड़ी गई, कभी हाईवे के किनारे फेंकी हुई मिली और कभी जो व्यक्ति अधिकृत नहीं है उसकी गाड़ी में ईवीएम मशीनें पाई गई, पकड़ी गई। ऐसी भी खबरें आप सुनते हैं। और इतनी ही खबरें नहीं हम सुनते, बल्कि ये भी खबरें सुनते हैं कि पड़े हुए वोटों से जब गिनती की गई तो ज्यादा वोट निकले। ऐसी भी खबरें सुनते हैं। और ऐसी खबरें ये अधिकृत खबरें हैं। निर्वाचन आयोग की साइट पर अभी 2019 के इलेक्शन का डाटा जारी किया गया, आंकड़ा जारी किया गया। उन आंकड़ों में ये बात जानकारी दी गई, आप भी जाकर इलेक्शन कमीशन की साइट पर से वो डाटा, वो दस्तावेज निकाल सकते हैं। खुद भारत का इलेक्शन कमीशन इस बात को स्वीकार किया कि 2019 के इलेक्शन में 373 सीटों पर कम या ज्यादा वोट निकले। और उस आंकड़े में जो प्रेस नोट छापा उसमें उसने रिकॉर्डेड बातें डाली कि 220 सीटों पर ज्यादा वोट निकले और 153 सीटों पर कम वोट निकले। ऐसा खुद इलेक्शन कमीशन अपने साइट पर डाला हुआ डाटा है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी नाम का आदमी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहा था। जब चुनाव संपन्न हो गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाटा जारी किया, कितना परसेंट वोट पड़ा, कितना वोट पड़ा, तो उत्तर प्रदेश की वाराणसी की लोकसभा सीट पर 11 लाख वोट पड़े थे। लेकिन जब गिनती की गई, काउंटिंग किया गया, 12,87,000 वोट निकले। यानी पड़े वोटों से 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। इतनी तेजी से तो मुर्गी भी अंडे नहीं देती, जितनी तेजी से ये मशीन कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे रही है।
अभी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में 17 मेयर की सीटों से गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से काजल निषाद नाम की महिला उम्मीदवार थी समाजवादी पार्टी की, उसके साथ सीधे तौर पे ईवीएम में टेम्परिंग करके उसे हराया गया और 17 की 17 मेयर की सीटों पर बीजेपी ने ईवीएम के सहारे डाका डाल के चुनाव जीतने का काम किया। ये रिकॉर्डेड बातें आज है, लेकिन समाज को ये बातें जानकारी नहीं हो रही है। इस तरह की बदमाशी हो रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस तरह की बदमाशी हो रही है, चुनाव प्रक्रिया में इस तरह की बदमाशी हो रही है। इस बात की जानकारी इस देश के लोगों को क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इस देश का जो मनुवादी मीडिया है वो आज के तारीख में इस तरह की खबरों को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है। राष्ट्रहित की खबरों को ब्लैकआउट करना राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आज के तारीख में मान्यवर वाउन मेश्राम साहब कहते हैं कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा जजमेंट दिया 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सिंगल लाइन की खबर भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और ट्रेडिशनल मीडिया में और वोकल मीडिया में ये खबरें नहीं आई। अगर ये खबरें आई होती तो इस देश के जो 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतंत्र में नागरिकों का जो मूल अधिकार जुड़ा हुआ है, वो वोट का अधिकार भी जुड़ा हुआ है, उस वोट के अधिकार को बचाने के लिए लोग सड़कों पर आते, आंदोलन करते। लेकिन आज आंदोलन नहीं कर रहे। इसके पीछे वजह है कि जो आज ईवीएम के जरिए बदमाशी की जा रही है, इस बात की जानकारी समाज के अंदर नहीं जा रही है। इसलिए आज के तारीख में जिनके पीछे समाज खड़ा है, वो भी जो लीडर है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का समाज खड़ा हुआ है, उन्हें झोली भर भर के वोट दे रहा है, वो भी ईवीएम के मुद्दे पर चिड़ी चुप है। उनकी मजबूरी हो सकती है, उनकी मजबूरी हो सकती है। सीबीआई और ईडी से डरे वो हो सकते हैं, जेल में जाने के डर से वो चुप हो सकते हैं, लेकिन समाज की मजबूरी नहीं है। नेताओं की मजबूरी हो सकती है, समाज की मजबूरी नहीं है। और आज ऐसे नेतृत्व के पीछे हमारे लोगों को खड़े होने की जरूरत नहीं है। जो इस तरह की बदमाशी और गड़बड़ी ईवीएम के जरिए की जा रही है, फिर भी वो खामोश हैं, फिर भी हम उनके पीछे खड़े हैं, तो हम गुलाम नेतृत्व के पीछे खड़े होंगे। गुलाम नेतृत्व के पीछे खड़ा हुआ समाज गुलाम ही कहा जाएगा, आजाद नहीं कहा जाएगा। और मुझे फक्र है, अभी नगर निकाय के चुनाव में चंदौली के सोनू किन्नर और उनकी पूरी टीम पर फक्र है, गर्व है कि जो काम उत्तर प्रदेश की दूसरे और तीसरे नंबर की जो पार्टियां हैं उन्हें करना चाहिए था। मुगल सराय से, चंदौली के मुगल सराय से नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही सोनू किन्नर को बीजेपी के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती जीते हुए उस सोनू किन्नर को जब हरा दिया, तो उन्होंने लड़ झगड़ कर नंगे होकर रिकाउंटिंग कराया और नगर पंचायत के चुनाव को जीतने का काम किया। लेकिन आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव में हर जगह गड़बड़ियां दूसरे और तीसरे नंबर के पार्टियों के कैंडिडेट के साथ की गई। लेकिन ये उन गड़बड़ियों के खिलाफ सड़क पर नहीं आए, आंदोलन नहीं किए। इनकी औकात किन्नरों से भी गई गुजरी हो गई है, इनकी औकात किन्नरों से भी गई गुजरी हो गई। ये अगर काउंटिंग सेंटर पर तालियां भी बजाते तो बीजेपी की औकात नहीं थी कि 17 मेयर की सीटें जीत के लाते और अलग अलग हिस्सों में पोलिंग बूथ की पड़े वोटों की पेटियों को भी नहीं गिना। ऐसे ही बीजेपी के लोगों को जीता हुआ सर्टिफिकेट दे दिया, ये भी खबरें आई।
तो ये जो दूसरे और तीसरे नंबर की उत्तर प्रदेश में पार्टी है, ये आज समाज के किसी भी मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, हमें संघर्ष करने वाले, लड़ने वाले नेतृत्व के पीछे खड़े होने की जरूरत है। आज हमें फक्र है, इसलिए मैं कहा करता हूं, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन वामन मेश्राम साहब जैसा नेतृत्व जब तक हमारे बीच में जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मातृशक्तियां बैठी हुई है, 4 लाइनें समर्पित करके अपनी बात मैं खत्म करूंगा कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। इस देश को लूटकर भागने वाले जो लुटेरे हैं, कोई नीरव मोदी, कोई ललित मोदी, कोई मेहुल चौकसी, कोई विजय माल्या, कोई मित्रों का मित्र, भागने वाले सारे मित्रों के मित्र ही हैं। उनमें एक भी बैकवर्ड नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक भी ट्राइबल नहीं है, एक भी माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत नहीं है। भागने वाले यही विदेशी राष्ट्रद्रोही यूरेशियन लोग हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, और लड़ने के हमारे लिए प्रेरणा स्रोत फूले साहू अंबेडकर है। उन्हें अपना रोल मॉडल और आइडियल बनाकर इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। हम ऐसा करेंगे, इस आशा अपेक्षा के साथ आपने मेरी बात सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है साथियों, पूरे देश भर में, दुनिया में वामन मेश्राम साहब के फेसबुक पेज से हर दिन का कार्यक्रम लाइव किया जाता है। आप घर में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, लेकिन डेली का कार्यक्रम आप वामन मेश्राम साहब के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को इस कार्यक्रम की, इस तरह के आंदोलन की जानकारी दे सकते हैं। आप लोग ऐसा करेंगे? धन्यवाद।